हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी यूनिट 8 का जो चैप्टर है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो चैप्टर है शॉर्ट मॉनसून डायरी एक जर्नल है। हम जैसे रोज़ डायरी लिखते हैं कि आज हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या देखा, क्या अनुभव मिला नया, उसी प्रकार से ये एक लेखक की डायरी है जो उन्होंने मानसून यानी कि बारिश के मौसम के बारे में लिखी है। जुलाई या जून के आसपास जो मानसून शुरू होता है और फिर मानसून खत्म होने के बाद से ठंडियों की बारिश तक, जब तक ठंडियां खत्म होती हैं, उस बारे में पूरा ये जर्नल है। तो हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या लिखा है, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पर एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं जिससे आपका इस चैप्टर को लेकर बहुत ही बढ़िया सा एक रिविजन हो जाएगा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, दिस डायरी इज रिटन बाय, ये डायरी किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है? माइकल मर्पुर्गो, एस.डी. सावंत, सत्यजीत रे या फिर रस्किन बॉन्ड। तो ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। इसके दो तीन कारण हैं। सबसे पहले तो ये हिल स्टेशन के बारे में है और रस्किन बॉन्ड जो है वो इंडिया के हिल स्टेशन में रहते हैं, यानी कि वो मसूरी के रहने वाले हैं। ठीक है, और आप ये मत सोचिएगा कि रस्किन बॉन्ड नाम है तो वो कोई फॉरेनर होगा, कोई इंग्लिश व्यक्ति होगा, नहीं, वो इंडियन ही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि है रस्किन बॉन्ड। अगला सवाल है, द ऑथर कुड हियर बिज्जू बट कुड नॉट सी हिम बिकॉज ऑफ, जो हमारे ऑथर है रस्किन बॉन्ड, उनको बिज्जू नाम का एक व्यक्ति है, एक लड़का है जो उनको उनके गांव में ही, मतलब उनके उसी हिल स्टेशन में, टाउन में रहता है, वो उसे जानते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। इसका कारण क्या था? डिस्टेंस, बहुत दूरी थी जिस वजह से वो नहीं दिख रहा था। द वॉल, कोई दीवार थी जिस वजह से सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही थी लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। द मिस्ट, मिस्ट को हम फॉग भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉग, लेकिन फॉग और मिस्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। फॉग जो है वो, मिस्ट जो है ना, वो बारिश की धुंध होती है और फॉग ठंड के मौसम में जो कोहरा होता है ना, उसको कहते हैं, लेकिन दोनों दिखते एक जैसे ही हैं। द फैक्ट दैट ही वॉज नॉट इन द लाइन ऑफ हिज विजन, और ये बात कि वो जहाँ देख रहे थे उस जगह, जितनी दूर तक उनकी आंखें ऐसे देख सकती हैं, उस जगह पर वो नहीं था, इसलिए वो उसे नहीं देख पा रहे थे। तो इसका सही जवाब है द मिस्ट, क्योंकि उस टाइम धुंध इतनी ज़्यादा थी। आप सोचिए, आप अगर किसी और जगह रहते हैं, आप हिल स्टेशन में नहीं रहते, तो ही बारिश के मौसम में कितनी धुंध हो जाती है, क्योंकि बादल छाए हुए रहते हैं कि नहीं। अब हिल स्टेशन में जहाँ बादल भी हैं और बारिश भी बहुत भयंकर हो रही है, तो भाई वहाँ पे तो धुंध बहुत ज़्यादा ही होगी, इतनी ज़्यादा होगी कि वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता अगर हमारे थोड़ी दूर पर वो चल रहा हो तो। अगला क्वेश्चन है, मॉनसून रेन इज, अब आगे ऑप्शन में देखेंगे कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। मॉनसून रेन कैसी होती है? कोल्ड और अनप्लीजेंट होती है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटी सी होती है, वार्म और ह्यूमिड होती है, मतलब गर्म एहसास दिलाती है, थोड़ा सा गर्माहट देती है, और उमस भी आती है। ह्यूमिड का मतलब होता है उमस होना, चिपचिपापन महसूस होना, और बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो मॉनसून की जो रेन होती है ना, वो वार्म और ह्यूमिड होती है। ठंड के मौसम में जो होगी वो कोल्ड और अनप्लेजेंट होगी। कोल्ड क्योंकि ऑलरेडी ठंड पड़ रही है भाई, बारिश हो जाए तो ठंड तो और बढ़ जाती है, और अनप्लेजेंट क्योंकि उस टाइम पे किसको चाहिए बारिश, वो बारिश बहुत ही बुरी होती है। लेकिन मानसून की बारिश जो होती है बहुत उमस लेकर आती है, क्योंकि लगातार बारिश होती है, चीज़ें सूखती नहीं हैं, तो उमस बढ़ने लग जाती है और गर्माहट पैदा करने लग जाती है, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला है, इन हिज डायरी द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग, इनकी डायरी में ये किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं? शिमला, मसूरी, नैनीताल या ऊटी। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे ही हिल स्टेशन हैं। ये आपका एक जनरल नॉलेज भी यहाँ से बढ़ जाएगा सामान्य तरीके से कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, ऊटी, ये सारी जगह जो है वो हिल स्टेशन है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मसूरी के बारे में, क्योंकि हमारे लेखक जो है वो वहीं के रहने वाले हैं। ठीक है, मसूरी। When did the monsoon start as written in the diary? डायरी में जैसा बताया गया है रस्किन बॉन्ड द्वारा, तो किस तारीख को मॉनसून की शुरुआत हुई थी उनके हिसाब से? मई 23, तो आप मई में तो बारिश शुरू होती नहीं है। जून 5 हो सकता है, जून 24 ये भी मुमकिन है, और जून 20, तो बी सी डी में है कंफ्यूज होने का तरीका। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जून 5 बहुत अर्ली जून हो जाता है, तो शायद से बहुत, मतलब अर्ली का मतलब बहुत ही पहले आ जाता है, और मानसून थोड़ा सा देर से आता है, इतने भी जल्दी नहीं आ जाता मानसून। तो इसका सही जवाब होगा जून 24, है ना 20 ना 5, 24। द ड्रोंगोज, जो ड्रोंगोज पक्षी हैं वो कैसे होते हैं कि वो मिनी वेट्स की तरह गाना गाते हैं। दे आर वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत होते हैं।
आर देयर इन ऑल सीजन, सारे मौसम में होते हैं, 12 महीने वो ड्रोंगोज वहाँ रहते हैं, या फिर वो चार्ज द मिनीवेट्स अवे, वो मिनीवेट्स को भगा देते हैं परेशान कर करके। तो इसका सही जवाब जो मुझे लगता है वो यही होगा कि वो जो है मिनीवेट्स को वहाँ से भगा देते हैं। ड्रोंगोज बहुत ही खतरनाक से दिखने वाले, बहुत बड़े नहीं होते हैं पर वो कौवे जैसे दिखने वाले खतरनाक पक्षी होते हैं। तो वो क्या है, छोटे छोटे जो मिनीवेट्स होती हैं ना, उनको वहाँ से भगा देते हैं वो जहाँ भी होती हैं। तो Who are the obnoxious visitors that arrive at the hill station? ऐसे कौन से खतरनाक विजिटर्स होते हैं, खतरनाक यानी कि जो हमारे लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, है ना, बहुत हमारे मित्र नहीं होते हैं, लेकिन दुश्मन तो नहीं होते लेकिन मित्र भी नहीं होते, हम उनसे दोस्ती नहीं कर सकते। जैसे दूसरे जो कुछ जानवर हैं उनसे हम दोस्ती कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है विजिटर्स की। तो विजिटर्स का मतलब ऐसा नहीं कि कोई बाहर से व्यक्ति घूमने आ रहा है ना, कोई पर्यटक आ रहे हैं, नहीं। ये विजिटर्स जो हैं, जो बारिश के मौसम में उस हिल स्टेशन पर आते हैं, वो कौन है? लेपर्ड्स या लीचेस, ड्रोंगोज एंड मिनीवेट्स, ड्रोंगोज एंड लेपर्ड्स या लेपर्ड्स एंड मिनीवेट्स। तो देखिए ये सारे ही जो है वो मॉनसून के हैं, लेकिन आपको ऑब्नॉक्शियस निकाल के रखना है। ऑब्नॉक्शियस जो कि खतरनाक होते हैं वो हैं लेपर्ड्स और लीचेस। सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा वेट, बहुत ही मॉइस्ट जो एक वातावरण हो जाता है, भीग जाता है, सब कुछ गीला रहता है, तो उस वजह से लीचेस आते हैं, है ना। लीचेस आपको पता है उसे हम हिंदी में जोंक कहते हैं, जो हमारे शरीर से चिपक जाती है और खून चूसती है, उसे हम लीचेस कहते हैं। तो वो क्या है, वो गीली जगहों पर रहती है, पानी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसीलिए वो मानसून के टाइम पर निकलती हैं। लेपर्ड्स का निकलने का कारण ये होता है क्योंकि जंगलों में कई जगहों पर पानी भर जाता है ना, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है, तो वो जंगल से निकल के बाहर खुले में आना चाहते हैं, है ना, इसलिए वो बाहर निकल कर आते हैं। तो लेपर्ड्स और लीचेस वो ऑब्नॉक्शियस विजिटर्स, विजिटर्स का मतलब जो विजिट करने आए हैं, है ना, सिर्फ कुछ देर के लिए आते हैं, आके घूमकर चले जाते हैं। तो लीचेस और लेपर्ड्स इसका सही जवाब होगा। द साउंड ऑफ द फॉलिंग रेन ऑन टिन रूफ। जब रस्किन बॉन्ड जब ये बात बता रहे थे कि वो अपने घर के अंदर हैं और रात भर बहुत तेज़ बारिश होती रही, तो उनकी जो छत है ना वो टिन की बनी हुई है। आपने देखा होगा आपके घरों में शेड वगैरह बनते हैं, पीछे एक एक्स्ट्रा जो एरिया होता है घरों में, या कई बार आपने देखा होगा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम चलता रहता है, तो लोग वहाँ पे जो मजदूर होते हैं वहाँ के, वो कैसे रहते हैं, वो टिन की ही छत बना के रहते हैं, क्योंकि वो पक्का घर तो अपने लिए बना नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे वो रहेंगे ही नहीं पक्का घर बना के। तो वो क्या करते हैं, एक छोटी सी दीवार खड़ी कर लेते हैं और उसके ऊपर टिन ऐसे करके टिन की जो है छत बना लेते हैं। कैसे, इस तरीके की होती है वो, ऐसी उसकी बाउंड्री होती है और ऐसे उसमें ये बनी रहती है, इस तरीके की पूरी टिन की छत बना लेते हैं। ये एक आती है टीन कहते हैं इसको ज़्यादातर लोग, और उसी के ऐसे ऐसे सेट आते हैं इतनी चौड़ी, तो ऐसे ऐसे करके उसका बना लेते हैं छत। तो उसके ऊपर जब बारिश की बूंदें बहुत तेज़ी से गिर रही थीं तो डिस्टर्ब द ऑथर इन इज रीडिंग, उनको पढ़ने में जो है वो डिस्टर्ब कर रही थी, और या फिर उनको पढ़ने में मदद कर रही थी, उनको अच्छा लग रहा था उस आवाज़ के साथ पढ़ना। अनॉयज द ऑथर, उनको चिड़चिड़ा महसूस करा रही थी, उनको गुस्सा दिला रही थी, या मेक्स द ऑथर लीव दैट प्लेस, और वो मजबूर कर दिया उसने ऑथर को कि वो जगह छोड़ के चले जाए, वो इतनी बुरी आवाज़ थी। तो उनको पढ़ने में मज़ा आ रहा था उसी आवाज़ के साथ, मतलब एक तरीके से वो अंदर थे। और कई बार ऐसा होता है ना, बारिश का मौसम लोगों को इसलिए पसंद होता है क्योंकि हम घर के अंदर रहते हैं, ना ज़्यादा गर्म मौसम रहता है ना बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, और अब बारिश को देखने में बहुत अच्छा लगता है जब बारिश होती है। तो उसी प्रकार उनको वो जो आवाज़ थी बारिश के टीन पर गिरने की, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी वो आवाज़, और उससे उनको पढ़ने में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, एक अच्छा सा माहौल बन गया था रीडिंग के लिए। इंसेक्टिवोरस बर्ड्स आर हैप्पी इन द मानसून सीजन। इंसेक्टिवोरस कौन होते हैं, जो कीड़े खाने वाले पक्षी होते हैं ना, इंसेक्ट्स खाने वाले, क्योंकि इंसेक्ट्स क्या आपने ज़्यादातर देखा होगा जगहों पर घुसकर रहते हैं। जब बारिश होती है तो वो सारी जगहों में पानी भर जाता है, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। अब वो बाहर आ जाते हैं तो पक्षियों को आसानी से वो मिलते हैं, इसलिए इंसेक्टिवोरस बर्ड्स जो हैं वो मानसून सीजन में बहुत खुश रहते हैं। तो हमें वही कारण बताना है। एज दे गेट प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी मतलब भरपूर, बहुत सारा खाना उनको मिलता है। बिकॉज दे ब्रीड इन दिस सीजन, क्योंकि वो इस सीजन में ब्रीड करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बिकॉज दे लव वाटर, क्योंकि उनको पानी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जो पक्षी हैं वो जो है इसीलिए खुश हैं मानसून सीजन में। या एज द वेदर इज़ टू देयर लाइकिंग, और उनको ये मौसम बहुत पसंद है, जैसे मुझे बारिश पसंद है तो शायद इनको भी बारिश पसंद होगा। लेकिन इसका सही जवाब होगा
कि उनको बहुत सारा खाना मिल जाता है। जो कीड़े खाने वाले पक्षी होते हैं, नॉनवेज खाने वाले पक्षी होते हैं, उनको बारिश के मौसम में बहुत सारा खाना मिल जाता है, इसीलिए वो खुश रहते हैं। A speaker going from bank to the post office got his privacy because of, जो हमारे स्पीकर हैं वो बैंक से पोस्ट ऑफिस जा रहे थे, उनको उस पूरे रास्ते भर में बहुत ही ज़्यादा एक जो है गोपनीयता मिल रही थी, है ना, वो प्राइवेट महसूस कर रहे थे। और इसका कारण क्या था, जब आप रोड वगैरह पे चलते तो क्या आपको गोपनीयता महसूस होती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप रोड पर चल रहे हैं, मार्केट है, लोग हैं, गाड़ियां जा रही हैं, कुछ नहीं तो नॉर्मली लोग जो है चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, है ना, बच्चे खेल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे बैंक और पोस्ट ऑफिस जैसी जगहों पर जाना और गोपनीयता महसूस करना, तो इसका कारण क्या था कि वो बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थी दोनों तरफ रास्ते के, इसीलिए बहुत ज़्यादा पौधे लगे हुए थे। तो क्या अकेलापन महसूस हो रहा था रास्ते में? मिस्ट या फिर क्लाउड्स थी। तो हमने देखा कि बादल इतना भी नहीं आ सकते नीचे कि हमको इतनी गोपनीयता लगे, लेकिन इसका जवाब होगा मिस्ट, जो जिस वजह से बिज्जू दिखाई नहीं दे रहा था, उसी वजह से हमारे जो ऑथर, जो हमारे लेखक हैं, उनको भी गोपनीयता महसूस हो रही थी रास्ते में अकेले चलते हुए, क्योंकि इधर उधर कुछ दिख ही नहीं रहा था। अगर कोई हो भी थोड़ी दूर पर दिखने लायक व्यक्ति कि हमें इतनी दूरी पर दिख जाए, तो धुंध इतनी ज़्यादा थी कि कुछ नहीं दिख रहा था, तो हमें ऐसा लग रहा था हम अपने घर में अकेले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिस्ट। अब अगला है, हाउ डज बिज्जूज काउ गेट सेव, जो बिज्जू की गाय थी उसको बचाया कैसे गया? तो क्या हुआ था कि एक तेंदुआ था, उसने अटैक कर लिया था। जैसे अभी हमने देखा कि लेपर्ड बाहर आ जाते हैं मॉनसून में, तो गाय तो ऐसे ही घूम रही थी, अपना चरना कर रही थी, घास चर रही थी, और तभी वो एक तेंदुआ आ गया, एक लेपर्ड आ गया उसको अटैक करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए। तो उस गाय को कैसे बचाया गया? गन शॉट से, गोली चला के, थंडर से, बिजलियां कड़क गई तो लेपर्ड डर के भाग गया। अप्रोच ऑफ बिज्जूज मदर, बिज्जू की जो माँ है वो आ गई बचाने के लिए, या फिर गाय ने ही उसको मार दिया तो गाय खुद ही बच गई, सेवियर खुद की। ऐसा नहीं हुआ था, बिज्जू की माँ चिल्लाते हुए आ गई थी तो तेंदुआ भाग खड़ा हुआ था, और वो आके वहां पे उसको बुरा भला कह रही थी, कोस रही थी उस तेंदुए को। ठीक है, इसी का सवाल बना के दूसरे तरीके से, फियरिंग whom does the leopards run away, किसके डर से वो तेंदुआ भाग खड़ा हुआ था? बिज्जू, बिज्जू की बहन, बिज्जू की दादी या नानी, या बिज्जू की माँ? तो अब भी हमने देखा कि बिज्जू की माँ की वजह से वो तेंदुआ जो था वो वहां से भाग गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द हिल साइड्स आर लश बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स ड्यूरिंग, जो पहाड़ हैं उसके जो कॉर्नर्स होते हैं, जो उसकी ढलान होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरे भरे फूल और हरे भरे पौधे होते हैं, रंग बिरंगे फूल होते हैं। और उसका कारण क्या होता है? रेयरली मानसून, बहुत ही कम बारिश होती है। मिड मानसून, बीच बारिश के मौसम में ये चीज़ होती है। लेट मानसून, जब मानसून थोड़ा सा बाद में हो जाता है, समय हो जाता है तो, या फिर एंड ऑफ द मानसून, मानसून के ख़त्म होते समय, जब वो ख़त्म होने वाला होता है, उस समय इतनी ज़्यादा हरियाली और रंग बिरंगे फूल पौधे होते हैं। तो इसका रीज़न है लेट मानसून। ठीक है, मानसून मतलब, लेट मानसून का मतलब ये नहीं कि मानसून बहुत लेट हो गया है। लेट मानसून का मतलब मानसून मानसून को हुए थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो उसके बाद ये हरियाली है। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में फूल बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं तो आपने उसको पानी दे दिया तो वो अगले दिन ही खिल जाएंगे, नहीं, समय तो उनको उतना ही लगेगा ना, जब उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, पानी मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे, तो उसे समय लगेगा। तो बस उसी समय को हम लेट मानसून कहेंगे। अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, ये जो लाइन है इससे हमारे लेखक कहना चाह रहे हैं, पैराडाइज का मतलब आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हेवन होता है, ठीक है, हम उसे हेवन तो हम इंग्लिश में कहेंगे, हम उसे हिंदी में स्वर्ग कह सकते हैं, या फिर हम उसे जन्नत कह सकते हैं, उसे हम पैराडाइज कहते हैं। ठीक है, तो जो पैराडाइज होता है हमारे लेखक के अनुसार, वो कहते हैं कि अगर पैराडाइज होता तो ऐसा होता। अब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं और इतनी बड़ी उपाधि वो किस चीज़ को दे रहे हैं, वो हम देखते हैं। वॉट इज़ द पैराडाइज द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, वो क्या है जिसको वो पैराडाइज बोल रहे हैं हमारे स्पीकर, जिस बारे में बात कर रहे हैं? हिल स्टेशन के बारे में बोल रहे हैं, वैली, माउंटेन्स, या फिर हिल स्टेशन और वैली दोनों के बारे में बात कर रहे हैं? तो वो दरअसल दोनों के ही बारे में बात कर रहे हैं। वो घाटियाँ, क्योंकि वैली तो तभी बनेगी ना जब पहाड़ होंगे, तो हिल स्टेशन और वैली दोनों की ही बात कर रहे हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो ये चीज़ ऐसी दिखती है उनको जैसे कि जन्नत हो, जैसे कोई स्वर्ग हो,
क्योंकि हमें ये तो नहीं पता कि जन्नत या स्वर्ग कैसा दिखता है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमें अगर कोई ऐसी जगह दिखती है जो बेहद खूबसूरत है, हम उसको कहते हैं कि जन्नत की तरह लग रहा है, या कोई ऐसी फीलिंग होती है या कोई ऐसा अनुभव होता है जो इससे ज़्यादा आपको एक थ्रिल कभी महसूस नहीं हुई है, तो हम ऐसे कहते हैं कि इसका हमें ऐसा लग रहा है हमने स्वर्ग का एक अनुभव ले लिया है। क्योंकि हमें नहीं पता ना, हमें पता है कि वो सबसे बेस्ट है, 100 आउट ऑफ 100 या 1000 आउट ऑफ 100 है, इतनी बेस्ट है। तो उन्होंने यहाँ पर इस हिल स्टेशन और वैली दोनों को ही जो है स्वर्ग से या कि पैराडाइज से कंपेयर किया है। Who wanted the description? अब ये बात अगर वो कह रहे हैं तो उनसे किसी ने पूछी थी। अब वो किसने पूछी थी? बिज्जू ने पूछी थी, एक स्कूल के बच्चे ने पूछी थी, बिज्जू की मम्मा ने पूछी थी, या फिर मसूरी के लोगों ने ऐसे ही पूछ लिया था कि लेखक साहब आप बताइए आपको क्या लगता है मसूरी के बारे में। तो दरअसल ये बात एक स्कूल बॉय ने पूछी थी, एक स्कूल के बच्चे ने उनसे पूछी थी कि आप अगर मसूरी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे। तो हमारे लेखक ने कहा था कि अगर स्वर्ग होता है तो ऐसा ही होगा। द ट्री क्रीपर वॉज ऑन। अब ट्री क्रीपर अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले तो क्रीपर से समझ में आता है कि कोई बेल है। बेल आपको पता है ना क्या होता है, वो जो क्लाइंबर्स कहते हैं हम उनको, है ना। तो वो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो अपने आप खड़े नहीं हो पाते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है। अब ट्री क्रीपर और क्रीपर क्या होता है, जो ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं, उनको हम क्रीपर कहते हैं। क्लाइंबर और क्रीपर, क्लाइंबर टंग जाते हैं, क्रीपर टंगते नहीं है। क्रीपर जैसे कद्दू हो गया या फिर वाटरमेलन हो गया, है ना, तरबूज हो गया, ये कितने भारी फल होते हैं, ये बेल में ही लगते हैं। तो अब हम इतने भारी फलों को अगर टांग देंगे तो टूट जाएंगे, इसलिए ये ज़मीन पर ही लेटे रहते हैं, ये बेलें जो होती हैं। लेकिन ये जो ट्री क्रीपर है ये दरअसल पेड़ से चिपकी रहती है। जैसे ये पेड़ का तना है, ट्रंक कहते हैं इसको अपन, हम इसे कहते हैं ट्रंक, पेड़ का तना। और ये जो ट्री क्रीपर है ना, ये ऐसे 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 इससे जो है लिपटी हुई रहती है। तो वो ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, ये कौन सा ट्री है वो पूछ रहे हैं। द ट्री क्रीपर वॉज ऑन दी साल ट्री, मैंगो ट्री, ओक ट्री या फिर सैंडलवुड ट्री। साल, ओक, ये जो दो पेड़ हैं ये हिल स्टेशन पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कई जगहों पर सैंडलवुड को भी पाया जाता है, सैंडलवुड यानी कि चंदन। ठीक है, साल और ओक जो है ये फर्नीचर वगैरह के काफ़ी काम आते हैं। साल तो जिसमें कि काफ़ी आता है, मैंगो ट्री आप सबको पता ही है। तो इस सवाल का जवाब होगा ओक ट्री। आप अगर अपने चैप्टर में देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि ओक का जो पेड़ है उसके ऊपर जो है ये ट्री क्रीपर लिपटी हुई थी। ठीक है। द वर्ड रेवाइन मीन्स, रेवाइन शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ, वैली, हिल साइड या प्लेन्स। प्लेन्स आपको पता है समतल जमीन जो होती है उसको हम प्लेन कहते हैं। अर्थ यानी कि पृथ्वी, वैली या कि घाटियाँ, और हिल साइड तो आपको पता ही है पहाड़ों के तरफ जो एरिया होता है। तो रेवाइन का मतलब होता है वैली, घाटियों को हम रेवाइन कहते हैं। एक तरीके से इनको हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। What did grandmother say about the shrews? ग्रैंड मदर ने, मतलब दादी ने, श्रीव्स के बारे में क्या कहा था। श्रीव्स आप सबको याद है, छुछुंदर। छुछुंदर अगर आपको किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, चूहे जैसी दिखती है। मैं तो जब छोटी थी ना तो मुझे लगता था कि वो चूहा ही है। ठीक है, उसके बाद में बस चूहे जैसी वो आवाज़ नहीं करती, वो चू 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 करते हुए पूरे घर में घूमती रहती है, लेकिन वो आपको बहुत कम नुकसान करेगी। जैसे चूहे दरअसल खाना वाना खा लेते हैं, है ना, या फिर कपड़े कतर देते हैं, सामान खराब कर देते हैं, छुछुंदर ऐसा ज़्यादा नहीं करती। लेकिन दादी ने छुछुंदर के बारे में क्या कहा था जब घर में उसको देखा तो, कि वो बहुत लकी होती हैं, या वो पैसे लेकर आती हैं, या वो बहुत ऑस्पिशियस होती है। ऑस्पिशियस का मतलब ये होता है कि वो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, है ना, बहुत ही ग्रेट हैं, बहुत महान है, और या ऑल ऑफ दी अबव। तो भैया ये सारी बातें सत्य हैं कि वो बहुत भाग्य लेकर आती हैं। छुछुंदर को घर में अगर है, आपके घर के अंदर घुस जाती है तो उसको भगाया नहीं जाता। वो खुद से चली जाए तो ठीक है, पर आप उसको मत भगाइएगा, क्योंकि वो आपके घर में पैसा और जो है अच्छा भाग्य लेकर आती हैं। अब ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसे बस ऐसी मान्यता है, क्योंकि कई बार लोगों ने इस बारे में ध्यान दिया होगा कि छुछुंदर घर में थी तो ऐसा हुआ, एक के साथ हुआ, दो के साथ हुआ, 10 लोगों के साथ हो गया, तो लोग मानने लग गए कि वो भाग्य लेकर आती हैं। ठीक है, और सही बात भी है, किसी जानवर को क्यों ऐसे करके बाहर ज़बरदस्ती निकालना, रह रही है रहने दो, अगर नुकसान नहीं कर रही है तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो इसका सही जवाब है, दादी ने कहा था कि वो लकी होती हैं। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। धुंध के बीच में से बिज्जू अपनी बहन को आवाज़ लगा रहा है, बुला रहा है।
I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. मैं उसको पहाड़ों के तरफ दौड़ते हुए सुन सकता हूँ, सुनाई दे रहा है, उसके भागने की आवाज़ आ रही है, उसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। दिस हैपेंड ऑन, ये कब की बात है? फर्स्ट डे ऑफ द मानसून, पहले दिन जब बारिश शुरू हुई थी, पहले दिन, या फिर आखिरी दिन में ये घटना घटी थी, या एक साधारण दिन है ये पहाड़ों के पास, या कोई सर्दी के मौसम की बात है ये? तो इसका सही जवाब है कि मानसून के पहले दिन जब धुंध सबसे ज़्यादा घनी थी, ये तब की बात है और ये तभी ये घटना हुई थी। उसी पे दूसरा सवाल बनता है, द ऑथर कैन नॉट सी बिज्जू बिकॉज, बिज्जू को क्यों नहीं देख पा रहे थे ऑथर? क्योंकि वो उसके नज़र में नहीं था, बहुत ज़्यादा ही मिस्टी जगह हो गई थी, या फिर रात का समय था इसलिए नहीं दिख रहा था, या हमारा लेखक देख नहीं सकता। तो देखिए हमें पता है वो देख सकते हैं क्योंकि वो लेखक हैं, और रात का समय नहीं था, ये बात है कि वो बहुत ज़्यादा मिस्ट, बहुत ज़्यादा धुंध फैली हुई थी, जिस वजह से वो बिज्जू को नहीं देख पा रहे थे। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इट इज़ मिस्टी। इसी पर आगे सवाल बनता है, वेयर वॉज बिज्जू रनिंग, बिज्जू भाग कहाँ पर रहा था? सड़क पे भाग रहा था, पहाड़ों की तरफ भाग रहा था, घाटियों में भाग रहा था, या घर की तरफ या घर के अंदर ही भाग रहा था? तो देखिए आपको सवाल यही मिल जाएगा, रनिंग अबाउट ऑन दी हिल साइड। इस पैसेज का मतलब ही होता है, आपने पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसमें आपने देखा होगा अनसीन पैसेज आता है, आपको एक बहुत 2-3 पैराग्राफ दे देते हैं और उनको पढ़ के उनके आधार पर आपको सवालों के जवाब देने हैं। अब यहाँ फ़ायदा ये है कि ये चीज़ आपको बुक में से ही दी है, आपके चैप्टर में से दी है, मतलब आपको इसको ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर कौन सा है, इसका लेखक कौन है और इसकी कहानी क्या है, जो आपको पहले से पता है। तो आपको बस एक बार ये पता चल जाए और आप उसके आधार पर यहाँ सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, हिल साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिल साइड। आगे अब दूसरा पैराग्राफ, ये ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा कि पैराग्राफ बदल गया है। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय, द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन। वो कहते हैं कि ये जो आवाज़ आ रही है, ये जो एक म्यूज़िक बन गई है मेरे इर्द गिर्द, वो एक बहुत ही अच्छी आवाज़ है पढ़ने के लिए, है ना, कि अंदर घर में शांति है, बाहर बारिश हो रही है। एंड ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को बताया गया है। अब क्या बताया है कि जो टिन रूफ्स हैं वो ऐसी बनाई गई हैं कि बारिश से मैं बच जाऊंगा, बारिश से जो है बारिश अंदर नहीं आएगी बहुत ज़्यादा, और थोड़े थोड़े कहीं कहीं से, क्योंकि वो टीन जो है ना वैसी आड़ी टेढ़ी रहती हैं और बहुत बड़ी एक टीन नहीं होती, 3-4 टीन को मिलाकर पूरे छत बनाई जाती है। तो कहीं कहीं पर जहाँ पे जॉइंट होता है ना, वहाँ से ऐसा मुमकिन है कि कुछ बूंदें नीचे आके गिर जाएं। तो भले ही वो टिन की जो रूफ हैं वो इतने अच्छे से बनाई गई हैं, लेकिन मुझे उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि मुझे एहसास है कि मैं अंदर होकर भी, घर के सुरक्षित होकर भी बारिश का हिस्सा हूँ। ये उनको येट इन टच विद द रेन, कि बारिश के साथ में हूँ, ये वो कहना चाह रहे हैं। यहाँ ऑथर किस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं? टिन की छतों की तारीफ़ कर रहे हैं, बारिश की, स्प्रिंगिंग की, या फिर लीकेज की तारीफ़ कर रहे हैं? तो वो तारीफ़ कर रहे हैं टिन की जो रूफ है, जो छत बनी है टिन की, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है और ये माहौल बन पा रहा है जिसमें वो अच्छे से पढ़ सकें। द गुड साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो एक गुड साउंड उन्होंने यहाँ कहा है, गुड साउंड, इट इज़ अ गुड साउंड, वो किसकी वजह से वो गुड साउंड आ रहा है? सिर्फ बारिश की वजह से आ रहा है, या सिर्फ टिन रूफ की वजह से आ रहा है? रेन और टिन रूफ की वजह से आ रहा है, या रेन और लीकेज की वजह से आ रहा है? तो अकेली बारिश से तो नहीं। अगर आपकी छत पे बारिश होती है तो क्या आपको आवाज़ आती है? नहीं आती। अगर आपने टिन की छत लगा ली तो क्या आपको आवाज़ आती है? नहीं। बारिश होनी चाहिए ना आवाज़ आने के लिए। तो इसका है जो दोनों इसके मिलाकर होंगे कि टिन की छत तो हो ही हो, उसके ऊपर से बारिश होने लग जाए ना, तब ऐसी आवाज़ आना शुरू होती है। ऑप्शन सी, रेन एंड टिन रूफ्स। द वर्ड स्प्रिंगिंग हेयर मीन्स, यहाँ पे स्प्रिंगिंग का क्या मतलब है? जंपिंग, क्रिएटिंग, कोई सीजन है या ख़त्म होने वाली चीज़ है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा क्रिएटिंग। स्प्रिंगिंग का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि पानी की बूंदें जो है वो ऐसे स्प्रिंग की तरह कूद के चली जाती है, नहीं। स्प्रिंगिंग का मतलब यहाँ पर है बनना, और ये स्प्रिंगिंग का मतलब आप ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए स्प्रिंग मैं जानती हूँ, आपको पता है, वो ऐसी गोल गोल चीज़ होती है इस प्रकार से, जिसको आप स्प्रिंग कहते हैं, पर यहाँ ये वाली स्प्रिंग जो है वो नहीं है, ठीक है। इस स्प्रिंगिंग का मतलब है, आपने वसंत ऋतु को कैसे समझते हैं? वसंत ऋतु में सब चीज़ें
शुरू होती हैं। स्प्रिंग का मतलब ही बर्थ होता है, जन्म लेना। जैसे सर्दियाँ इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, कड़ाके की ठंड होती है कि पौधे मुरझा जाते हैं, पेड़ जो है वो सूख जाते हैं, पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, झड़ जाती हैं, है ना, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा फूल नहीं खिलते हैं ठंड के मौसम में, लेकिन जब धीरे धीरे ठंड जाने लग जाती है और गर्मी से पहले वसंत का मौसम आता है, तब चीज़ें जो है जन्म लेना शुरू करती हैं। आम के बोर लगने लग जाते हैं। आम लगते गर्मी में हैं, पर फल से पहले जो फूल होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। कितने सारे फूल खिलते हैं, पक्षी खुश हो जाते हैं, बाहर घूमने लग जाते हैं, कितना सुंदर मौसम होता है। एक खुशबू आती है कि गर्मियाँ आने वाली हैं और ठंड जा चुकी है। तो हम उस पूरे समय को एक तरीके से जन्म लेने का समय समझते हैं, बर्थ लेने का समय, है ना। उसको आपने कई बार, जब आप आगे जाके भी बड़ी क्लासेस में पोम पढ़ेंगे और वहाँ कहीं पर स्प्रिंग शब्द का इस्तेमाल होगा जो कि मौसम के बारे में बता रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि वो बर्थ से रिलेटेड है, वो जन्म से ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी स्प्रिंगिंग का मतलब है क्रिएटिंग, बनाना, वो जो आवाज़ है वो बना रही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, फॉर हाउ मेनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग? कितने दिन तक बारिश होती रही लगातार बिना रुके? 10-11 दिन, 15-16 दिन, 4-5 दिन या 8-9 दिन? तो ये आपको मिल जाएगा जवाब आपके चैप्टर में ही, जो कि है 8-9 दिन तक लगातार बिना रुके सुबह शाम बारिश हो रही थी। कभी धीमी कभी तेज, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। Where do the snakes and rodents take shelter? स्नेक तो आप सबको पता ही है कौन होते हैं भाई। rodents कौन होते हैं? जो सबसे पहली चीज़ तो चूहों की जो कैटेगरी के जितने जानवर होते हैं वो सारे rodents कहलाते हैं। जो चने खाते हैं, है ना, छोले वाले चने, ये सारी चीज़ें खाते हैं। उसके साथ साथ जो ऐसे ज़मीन के पास बिल बना के रहते हैं उनको हम rodents कहते हैं। छुछुंदर भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो वो लोग अब कहाँ पे आके रहते हैं? क्योंकि ये बिल बना के रहते हैं, सांप भी बिल बना के रहते हैं और rodents भी बिल बना के रहते हैं ज़मीन के अंदर। अब बारिश होगी तो जो बिल है वो भर जाएगा। अब वो बिल भर जाएगा पानी से, तो इनको कहीं और तो जाना पड़ेगा। तो छतों पर रहते हैं, एटिक्स या फिर गोडाउन्स। एटिक्स में आपको बता चुकी थी जब हम पेपर वो चैप्टर को रीड कर रहे थे, लेकिन एटिक्स में फिर से बता दूं, आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा। जैसे ये आपका घर है, ठीक है, ऐसे ही घर बनाते हैं अपन ड्राइंग, ये आपका घर है। अब जो फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं, यहाँ जहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं, इंडिया में भी कई बार ऐसे बड़े बड़े घर जो होते हैं ना, हिल स्टेशन वगैरह पे जो लोग लकड़ी के घर ज़्यादातर बनाते हैं, उनके घरों के नीचे जो होता है उसे हम कहते हैं बेसमेंट। ये सब तो पता ही है अपने को, बेसमेंट कहते हैं, जो कि घर के नीचे का एरिया होता है। अब जैसे यहाँ आपकी छत हो जाती है ख़त्म, ठीक है, ये छत हो गई ख़त्म, यहाँ पे पंखा लग गया आपका, लेकिन ये जो एरिया खाली है इसको कई बार लोग स्टोर रूम बना लेते हैं। यहाँ पे वो लोग सामान चढ़ा के रख देते हैं, है ना। यही स्टोर रूम जो है वो एटिक कहलाता है। जैसे बेसमेंट नीचे का एक्स्ट्रा एरिया होता है, तो एटिक ऊपर का एक्स्ट्रा एरिया होता है, ठीक है। ये ऊपर वाले जो ज़्यादा जगह रहती है जहाँ हम सामान वगैरह भर के रखते हैं उसको हम एटिक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एटिक है। रूफ, एटिक, गोडाउन। गोडाउन तो घर के बाहर अलग से एक छोटा कमरा बना दिया जाता है जहाँ पर आप सामान स्टोर करते हो, या इनमें से सब कुछ। तो ये जो स्नेक और रॉडेंट्स हैं ये सारी जगह घेर लेते हैं, या तो वो छतों पे जाते हैं क्योंकि उनको पानी से दिक्कत नहीं है, लेकिन वो घर में रहते हैं अपने, उनका जो घर है वो बिल है वो पानी से भर जाता है, इसीलिए उनको वहाँ पे रहना, उनको वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, पानी ही रहता है। और अंदर अगर पानी नहीं भी होगा तो मिट्टी इतनी गीली हो जाएगी कि जो अंदर बनाया हुआ छेद है मिट्टी के वो अंदर की तरफ धंस जाएगा, है ना, बीच में जगह को नहीं झेल पाएगा, पानी की वजह से मिट्टी भारी हो जाती है। इसलिए वो एटिक्स, गोडाउन्स या रूफ जैसी जगहों पर जाके अपना घर थोड़े दिन के लिए वहाँ पर रह लेते हैं। डोंट किल इट admonishes the grandmother. Chuchundars are lucky. They bring money. And dash, I received a check in the mail. तो ये बात दादी ने कही थी कि उसको मत मारो। दादी ने एडमोनिश किया, है ना, क्या किया, रोका, ऐसे अच्छे से रोका कि उसको मारो मत, चुचुंदर लकी होती हैं, वो पैसे लेकर आती हैं। और तभी ये जो है ये हमारे लेखक कह रहे हैं ये वाली लाइन, एंड डैश डैश, देखिएगा 2 डैश हैं, आई रिसीव्ड अ चेक इन द मेल। अब आपको क्लोज इनफ, गुड इनफ, श्योर इनफ और फेयर इनफ में से चूज करके यहाँ पे भरना है। तो क्लोज इनफ से मतलब होता है काफ़ी पास,
तो यहाँ पे क्या काफ़ी पास आ जाएगा कि और काफ़ी पास मुझे अगले दिन जो है या मुझे मेल में एक चेक आ गया, मेरे पास पैसे आ गए, या गुड इनफ और काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा वो भी नहीं आएगा। श्योर इनफ और काफ़ी सही कि बिल्कुल सही बात थी, या फिर फेयर इनफ काफ़ी बराबर बात थी। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से श्योर आना चाहिए, श्योर इनफ। फेयर इनफ तो हम तब कहते हैं जब हम किसी चीज़ की बराबरी करने जा रहे हैं तो फेयर हो जाएगा। क्लोज मतलब किसी बात के बहुत करीब आ गए हैं, किसी व्यक्ति के बहुत करीब आ गए, किसी जगह के बहुत करीब आ गए हैं। गुड मतलब काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो दादी ने कहा था वो बात यहाँ सत्य साबित हो गई कि छुछुंदर घर में बढ़िया रह रही थी, मौज कर रही थी हमारे घर में रह के, और मेरे पास पैसे आ गए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, श्योर इनफ। What did the author receive in the mail? और मेल में ऑथर को क्या मिला था? अपॉइंटमेंट था कहीं का, कहीं मिलने के लिए उनको तारीख दी गई थी, कोई खत था, किसी का लेटर था, पैसे थे, या कोई नोटिस था, कोई खबर थी। तो उनको पैसे मिले थे, उनको एक चेक मिला था उनके काम की वजह से, उन्होंने जो भी काम किया था उसके लिए, तो चेक में उनको पैसे मिले थे। It looks like a fashion display on these slopes because of, जो स्लोप क्या होती है, ये आपका पहाड़ है, तो ये इसको क्या कहेंगे, ढलान, ये स्लोप्स होती हैं। तो स्लोप्स पर एक फैशन डिस्प्ले लगता है ना, जैसे कोई जैसे रैंप वॉक में लोग फैशन डिस्प्ले करते हैं ना, वैसे ही रंग बिरंगे फूल और बहुत ही अच्छी हरियाली का ऐसा लगता है जैसे किसी ने सजाया हुआ है किसी के प्रदर्शनी के लिए। तो वो क्यों होता है, बहुत सारे पक्षी होते हैं अलग अलग प्रकार के, या बहुत सारे रंग होते हैं वहाँ पर, बहुत सारे फूल होते हैं अलग अलग प्रकार के, या नेचर जो है, प्रकृति के जो रंग होते हैं उस वजह से ये चीज़ होती है। तो भाई इसका असली जो कारण है वो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूल वहाँ पर खिलते हैं, और इसीलिए जो है ऐसा लगता है कि घाटियों पर या फिर ढलान पर किसी ने फैशन डिस्प्ले करके रखा हुआ है। When was the end of winter? और आखिर सवाल जो है वो भी एक आखिरी चीज़ के बारे में ही है कि सर्दियाँ कब ख़त्म हुई थी। 29 फरवरी को ख़त्म हुई थी, मार्च 23 को ख़त्म हुई थी, मार्च 1 को ख़त्म हुई थी, या मार्च 24 को ख़त्म हुई थी। तो अगर आप अच्छे से चैप्टर देखेंगे तो आखिरी डायरी का जो मतलब आखिरी पैराग्राफ जो है, आखिरी डायरी है वो मॉनसून की उनने लिखी हुई है मार्च 23 की, क्योंकि वो जो है सर्दियों का आखिरी दिन था, उस दिन सर्दियाँ ख़त्म हो गई थी पूरी तरीके से। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और इस चैप्टर में हमने देखा रस्किन बॉन्ड की डायरी, जो कि उन्होंने मॉनसून हमारे बारिश के मौसम के बारे में लिखा था, और सिर्फ बारिश ही नहीं, ठंडियों में होने वाली जो बारिश है उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। तो मैं आशा करती हूँ आपको सारे MCQ अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन अब बारी है इसके टेस्ट पेपर को सॉल्व करके इस चैप्टर को बिल्कुल परफेक्ट बनाने की, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, जो कि आपको 100% फ्री, यानी कि पूरी तरीके से 100% मुफ्त आपको एजुकेशन यहाँ पे मिलेगा। गूगल पे जाइए, टाइप करिए magnetbrains.com, वेबसाइट ओपन होते से ही बहुत आसान तरीका है, अपना कोर्स सिलेक्ट करें, अपनी क्लास को चूज़ करें, और आपको ये करने पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की एक सूची मिल जाएगी, जिसमें से आपको आपके पसंद का सब्जेक्ट या जो आपको पढ़ना है उसे चूज़ करें। जैसे कि आपको अगर इस चैप्टर के टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं तो आपको जाना पड़ेगा सामान्य अंग्रेजी के टैब पर, दोनों बुक्स के कंटेंट अवेलेबल है। आपको जैसे हनी ड्यू को चूज़ करना है, वॉच नाउ पर क्लिक करें और वहाँ जाके पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, सारी यूनिट और उसके सारे चैप्टर, सारे टॉपिक की वीडियोस मिलेंगे। जिस वीडियो को देखना है उसके सामने वॉच नाउ की लिंक है, उस पर क्लिक करें और वीडियो शुरू हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखें, अगर समझ में आए तो कमेंट्स में बताएं, और अगर नहीं समझ में आती कोई चीज़, कोई डाउट आती है तो उसे भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अब क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर 6th से 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए सारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से 100% फ्री एजुकेशन आपको मिल रहा है, तो फिर फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस खबर को और इस चैनल के वीडियोस को अपने दोस्तों से या क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।